Okay, so today we are going to discuss Josephson effect. ठीक है. Earlier we have discussed the quantum mechanical tunneling and some about superconductors. Okay, अब सुपर कंडक्टर लिंक को पढ़ने के बाद में आज हम लोग डिस्कस करेंगे भैया जोसेफसन इफेक्ट क्या होता है. ठीक है ना. कल आपको मैंने समझा ही दिया था वैसे कि जोसेफसन इफेक्ट क्या होता है. ठीक है. मतलब कहने का ये है, जब आपका क्वांटा पार्टिकल टनल करता है या फिर क्वांटा पार्टिकल इन द सेंस सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कूपर पेयर बोलते हैं, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ठीक है ना. तो दोनों एक ही बात है. तो जब सुपर इलेक्ट्रॉन टनल करता है तो टनलिंग के टाइम पे ऐसा होता है बेसिकली कि वो करंट फ्लो करता है. ठीक है ना. अब वो करंट जो होती है वो दो टाइप की होती है. एक तो होती है डीसी करंट और एक होती है एसी करंट. ठीक है. अब इन करंट के बेसिस पे जो करंट्स फ्लो होती है, ठीक है ना, उनके बेसिस पे जोसेफसन इफेक्ट दो टाइप का होता है. एक होता है डीसी जोसेफसन इफेक्ट और एक होता है एसी जोसेफसन इफेक्ट. ठीक है ना. इन दोनों में से एक ना एक आपके एग्जाम में कंफर्म आता है जोसेफसन इफेक्ट में से. डीसी जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू एसी. तो एसी जोसेफसन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे जोसेफसन इफेक्ट क्या होता है. ठीक है. और उसी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि डीसी जोसेफसन इफेक्ट क्या होता है, उसमें जो करंट फ्लो होती है वो करंट कितनी होती है. तो ये सब सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दो ना. मैं आपको लिए स्क्रीन शेयर कर दूं पहले एक बार. तो मैं दिख नहीं रहा होगा अभी तो स्क्रीन में. सो योर एंटायर स्क्रीन एंड दिस द स्क्रीन एंड शेयर. ओके, चलो अब आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगी. ठीक है ना. चलिए अब स्टार्ट करें. जोसेफसन इफेक्ट के बारे में इसको कर लो बड़ा थोड़ा सा. ओके, जस्ट वेट. अब ठीक है. चलिए लेट्स स्टार्ट. जोसेफसन इफेक्ट इन द सुपर कंडक्टिविटी. आज लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है. चलिए आ जाओ. अब ठीक है. तो हेडिंग देना जोसेफसन इफेक्ट. ठीक है. जोसेफसन इफेक्ट. ठीक है ना. क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग में यूज में आता है ये. तो जब क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग होती है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी उसी में आता है ये. सो करंट फ्लोज बाय कूपर पेयर. इसकी डेफिनेशन क्या है आप लोग पहले ये लिखो. करंट फ्लोज बाय कूपर पेयर. करंट फ्लोज बाय कूपर पेयर दैट इज सुपर इलेक्ट्रॉन. कूपर पेयर मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉनों का पेयर जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. दैट इज सुपर इलेक्ट्रॉन between two superconductors, between two superconductors through insulating layer, through insulating layer, through insulating layer, through insulating layer.
is called Josephson effect. Is called Josephson effect. तो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग तो पहले ही डिस्क्राइब की जा चुकी थी, बट उस टनलिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, दैट इज सुपर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, उस फ्लो से जो करंट फ्लो हुई है ना, उस करंट को किसने डिस्क्राइब किया? जोसेप्सन ने डिस्क्राइब किया। और उसने बताया कि दो टाइप की करंट होती है। एक तो वो करंट होती है जिसमें कोई फेज चेंज नहीं आता, जिसमें कोई फेज अवेलेबल नहीं होता। जैसे मान लो ये डीसी करंट होती है लाइक दिस, तो इसे बोलते हैं डीसी करंट, इसमें कहीं भी फेज अवेलेबल नहीं है। और एक होता है एसी करंट जो इस टाइप से होती है, इसमें फेज अवेलेबल होता है, लाइक ये पॉजिटिव फेज कहलाता है, ये नेगेटिव फेज कहलाता है। तो जब करंट फ्लो होती है तो ये फेज चेंज शो होता है। तो जहां पर फेज चेंज होता शो होता है ना, वो कहलाती है एसी करंट। जहां पर फेज अवेलेबल नहीं होता वो डीसी। तो ये सब डिस्क्राइब किसने किया था? ये जोसेप्सन ने डिस्क्राइब किया था। और उसी ने सबसे पहले पता लगाया था कि भैया सुपर कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होती है ना, वो करंट किस टाइप से फ्लो होती है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि भैया करंट किस अकॉर्डिंग फ्लो होगी लाइक दिस। तो आ जाओ वापस यहाँ पे। सो सुपर करंट कंसिस्ट ऑफ, अब आप लिखो सुपर करंट कंसिस्ट ऑफ कोरिलेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोरिलेटेड, ये ऑफ हटा दो, ये जम नहीं रहा को ऑफ, कंसिस्ट कोरिलेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? कूपर पेयर। जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उन्हें क्या बोलते हैं? कोरिलेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कूपर पेयर, that is Cooper pair can be made to across, can be made to across an insulating gap, an insulating gap। मतलब उस गैप को अगर इलेक्ट्रॉन पार करके बाहर जाएंगे ना, तभी वो करंट आपकी बन पाएगी। ठीक है ना? बिटवीन टू सुपर कंडक्टर्स, बिटवीन टू सुपर कंडक्टर्स, such a junction is called, such a junction is called weak link। इसे हम क्या बोलते हैं? वीक लिंक। देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जोसेप्सन इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जोसेप्सन इफेक्ट। तो ये तो डेफिनेशन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सेम बात, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, दोनों एक ही चीज है, एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन। कि अगर इलेक्ट्रॉन कूपर पेयर जो है ना, वो कूपर पेयर अगर इंसुलेटिंग लेयर को पार करके एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर में जाएगा तो वो करंट फ्लो करेगा, और वो जो करंट फ्लो होगी वो इफेक्ट क्या कहलाएगा? जोसेप्सन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जोसेप्सन इफेक्ट, जोसेप्सन इफेक्ट। ठीक है? दिस इफेक्ट हैज टू टाइप्स, बताई थी मैंने आप लोगों को ये बात तो पहले। दिस इफेक्ट हैज टू टाइप्स, दो टाइप का होगा ये, एसी और डीसी। ठीक है ना? ये बात तो आपको पता ही है, ये दो टाइप का होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मैं यहाँ लिख दे रहा आपको इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में जोसेप्सन इफेक्ट तो आता ही आता है हमेशा। ठीक है ना? इसका डेरिवेशन आता है वगैरह वगैरह। ठीक है ना? अब 2011 और 17 में तो आया था डीसी। तो यहाँ पे हेडिंग दे लो, नंबर पहला हेडिंग है डीसी जोसेप्सन इफेक्ट। अगर आपको डीसी समझ में आ गया ना आज, तो फिर कल आपको एसी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज एसी और डीसी दोनों जो होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम डेरिवेशन होता है। थोड़ा बहुत लास्ट में अंतर आता है, एट लास्ट, उसका कोई इशू नहीं है, वो अंतर आप लोग समझ जाओगे वैसे। ठीक है? बट एसी और डीसी में इतना कोई खास अंतर आता नहीं है। ठीक है ना? सो डीसी जोसेप्सन इफेक्ट,
ये हम लोग पढ़ते हैं पहले कि ये क्या होता है डीसी, इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो होती है। याद रखना डीसी में केवल एक ही डिफरेंस आएगा एसी से, इसमें फेज चेंज नहीं आएगा, बाकी सब चीज वही वही है। एंड डीसी करंट DC current flows across the a DC current flows across the junction in the absence of across the junction, मतलब वो insulating layer, junction in the absence of in the absence of any magnetic field, in the absence of any magnetic field or electric field or इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीसी करंट कब फ्लो होगी? डीसी करंट तब फ्लो होगी जब आप बाहर से कोई भी ना तो मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। इसका मतलब करंट के अंदर कोई फेज अवेलेबल नहीं रहेगा, इसी को बोलते हैं डीसी करंट, ठीक है ना। और जब कोई फेज अवेलेबल नहीं रहेगा तो फिर वहां पर फेज चेंज कैसे आएगा? दैट इज कॉल्ड डीसी ट्रांजिशन इफेक्ट, ठीक है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझते हैं हम लोग, ये कैसे होता है, इसमें जो डेरिवेशन है वो कैसे होगा। सो लेट, मान लो जो सुपर इलेक्ट्रॉन है वो भी एक क्वांटा पार्टिकल है, वो भी एज अ वेव ट्रीट हो रहा है। तो वेव अगर ट्रीट हो तो उसका वेव फंक्शन ले लेते हैं हम लोग। तो लेट साई वन क्या होता है? वेव फंक्शन कहलाता है किसी भी क्वांटा पार्टिकल का। वेव फंक्शन का फिजिकल मीनिंग कुछ नहीं होता, बट इसको अगर मोटा मोटा समझते हैं ना, तो वेव फंक्शन शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वांटा पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर स्पेस और इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो ये किसी स्थान पर उस क्वांटा पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता को समझाता है। ये बात आपको पता है। सो लेट साई वन इज द प्रोबेबिलिटी, साई वन इज द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, मतलब सुपर इलेक्ट्रॉन है जो भी है। ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज द कूपर पेयर, या फिर जिसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप सुपर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। ऑन वन साइड, ऑन वन साइड, जो अपन ने कल बनाया था ना, एक तरफ सुपर कंडक्टर रखा था, एक तरफ इंसुलेटिंग लेयर रखा था, फिर सुपर कंडक्टर रखा था। तो एक तरफ का जो सुपर कंडक्टर है ना, ये इस तरह का हम लोगों ने जंक्शन बनाया था ना कल, ये पहला सुपर कंडक्टर था, ये दूसरा सुपर कंडक्टर था, और बीच में क्या थी? इंसुलेटिंग लेयर थी। तो मान लो कूपर पेयर इस तरफ है और इस तरफ अगर कूपर पेयर है तो उसका जो वेव फंक्शन है वो कितना है? साई वन है, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? साई वन है। ऑन वन साइड, ऑन वन साइड ऑफ द जंक्शन, मतलब उस जंक्शन, मतलब बीच वाला जो इंसुलेटिंग लेयर है ना, वो जंक्शन कहलाता है। उसके एक तरफ ऑफ द जंक्शन, ठीक है। एंड साई टू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कूपर पेयर, एंड साई टू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कूपर पेयर। अब अगर वही कूपर पेयर वहां चला जाएगा सेकंड साइड पे, तो उसका वेव फंक्शन कितना हो जाएगा? साइन टू हो जाएगा ऑफ कूपर पेयर ऑन अदर साइड, ऑन अदर साइड। एक और तरफ देखोगे तो दूसरी तरफ ये हो जाएगा ऑन अदर साइड। लेट अस कंसिडर, अब इसको थोड़ा और समझते हैं। वेव फंक्शन को अगर स्टडी करना है तो बिना श्रोडिंजर इक्वेशन के वो स्टडी नहीं होता। श्रोडिंजर ने ही पार्टिकल के वेव फंक्शन को समझाया था, श्रोडिंजर ने ही उसको सोल्व किया था, तो हम लोग उसी को काम में लेंगे। सो लेट अस कंसिडर, अगर किसी क्वांटा पार्टिकल की मोशन का स्टडी करना है तो श्रोडिंजर इक्वेशन का ही स्टडी करना पड़ेगा आप लोगों को। सो लेट अस कंसिडर both superconductor are at zero potential, both superconductor are at
जीरो पोटेंशियल, बाहर से आपने ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मतलब मान लो कि वो जीरो पोटेंशियल में काम कर रहा है वो काम, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन्स के पास में काइनेटिक एनर्जी, मान लो आप लोग, आपने बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा, ठीक है ना, जीरो पोटेंशियल। सो फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, अब ये काम में लेंगे हम लोग। सो फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग ये काम में लेंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, आयोटा एच कट एंड डेल साइन अपॉन डेल टी, है ना, यही तो होता है ना, ई साइन बराबर एस साइन, तो ई साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच साइन, ई साइन इज इक्वल टू एच साइन, यहाँ पे ई का वैल्यू क्या होता है, आयोटा एच कट। अब ये देखो, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये स्टडी आप करना है ना, तो आपके वेव फंक्शन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज वन में आ रहा है, मान लो आपका पार्टिकल पहले वन में था, आपका पार्टिकल पहले वन में था, अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसकी यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है, साई वन है, ये इंसुलेटिंग लेयर है, अब वो कहाँ चला गया, वही वापस टनलिंग करके कहाँ चला गया, टू में चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो उसके वेव फंक्शन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, और वो चेंज इस सेकंड रीजन में जो वो भाग रहा है ना, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, उसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी शो होगी ना, यहाँ पर जो उसकी एनर्जी शो होगी, यहाँ पर जो उसका हैमिल्टोनियन चेंज होगा ना, वो हैमिल्टोनियन चेंज यहाँ पर जो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी में चेंज आ रहा है ना, उससे शो होगा। इसका मतलब कहने का ये है कि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज इन द फर्स्ट रीजन वेव फंक्शन इट जस्ट इक्वल टू द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड वेव फंक्शन, मतलब सेकेंड रीजन में जो एनर्जी उसकी शो हो रही है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये चीज आपका ध्यान रखने वाली है। और वैसे भी बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच कट एंड समथिंग लाइक दिस फैक्टर। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि ये एच कट मल्टीप्लाई विद द टी के बराबर होगा। अभी आपको टी समझ में आ जाएगा वैसे होता क्या है, वैसे टी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होता है, बता दूं मैं आपको। एनर्जी बराबर क्या होता है, ई बराबर एच कट ओमेगा होता है ना, तो ये भी आपका एनर्जी है। तो ये जो डायमेंशन कंटेन करता है ना टी, ये एच कट ओमेगा की डायमेंशन कंटेन करता है। तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी है, बस ये नई चीज है आपके लिए जो आप लोग को पता नहीं है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, बस इतना याद रखो। अगर फर्स्ट रीजन में पार्टिकल का वेव फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज क्वांटिटी सेकेंड रीजन में एनर्जी को शो कर देगी। तो ये मैंने इस तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन को लिख दिया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और रखो, ये है क्या वैसे, तो जो एच का टी मैंने लिखा ना यहाँ पे, इसको समझो आप लोग, ये जो एच का टी है आपका, नीचे आ जाओ, ठीक है ना। तो एच का टी represent the effect of represent the effect of represent the effect of electron pair coupling, electron pair coupling और interaction across insulating layer और interaction across insulating। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कितना अच्छा साझा है, दोनों इलेक्ट्रॉन में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉनों की दोस्ती कितनी अच्छी है, वो शो करेगा आपका एच कट टी। ये इंट्रैक्शन पैरामीटर कहलाता है। इसको क्या हो गया, पेन को रुको एक बार, ओके ठीक है, चलिए आगे देखो। सो इंट्रैक्शन अक्रॉस
इंसुलेटिंग लेयर, तो ये इंसुलेटिंग लेयर के अक्रॉस इंटरेक्शन को शो करेगा। सो द ट्रांसवर्स श्रोडिंगर इक्वेशन, अब एक बार बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन का ठेका पहले सुपर कंडक्टर से दूसरे में जाने का ये क्या, वो दूसरे से पहले में भी तो आ सकता है। तो अगर वो दूसरे से पहले में आएगा तो ये इक्वेशन उल्टी हो जाएगी, और तो क्या। सो द ट्रांसवर्स, इसी हमको बोलते हैं ट्रांसवर्स, जो उल्टी करेंगे ना हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स श्रोडिंगर इक्वेशन। सो द ट्रांसवर्स श्रोडिंगर इक्वेशन ड्यू टू कपलिंग ऑफ, क्योंकि ऑब्वियस बात दोनों कपल है ना, तो अगर एक से दो में जाएगा तो दो से एक में भी आएगा। ड्यू टू कपलिंग ऑफ सुपर कंडक्टर फर्स्ट एंड सुपर कंडक्टर सेकेंड, कपलिंग ऑफ S1 एंड S2 सुपर कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, अगर दूसरे रीजन में प्रोबेबिलिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा, वो चेंज पहले रीजन की एनर्जी में शो कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। सो इक्वेशन नंबर 2, बस ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है। E बराबर एच कट ओमेगा होता है, उसी से ये निकला है, एच कट ओमेगा से E बराबर एच कट टी लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं है, रिप्रेजेंट द कपलिंग कोफिशिएंट। बस अब आपके लिए दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बोला, वेव फंक्शन फ्री है, मतलब पार्टिकल फ्री है, पोटेंशियल जीरो है। सो फ्री स्टेट वेव फंक्शन के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन मानने पड़ते हैं। सो लेट, ये भी आपको मानने पड़ेंगे, लेट साई वन इज इक्वल टू अंडर एन वन, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा वन। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो, ये अपन ने मन से माना है। ठीक है ना, इनमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट है जो आपको निकालनी पड़ेगी, बट फिलहाल के लिए याद रख लो आप लोग कि ये मानते हैं हम लोग फ्री स्टेट वेव फंक्शन। और मान लो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एम्पलीट्यूड कितना है, मान लो n2 है, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा टू, इक्वेशन नंबर 4, ये आप शुरू में याद रखो। अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे ये, इनकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे बाद में। ठीक है ना, तो दो चीज़ याद रख लो, फिर उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तो आप लोग क्या करो, इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर दो। जैसे मान लो ये ऊपर दिखी आपको इक्वेशन नंबर 1, तो बस अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू को आप लोग कहाँ पुट कर दो, इसको तो ऊपर वाली लाइन को बंद कर दो, तो आप लोग कंफ्यूज होगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से वैल्यू को आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में पुट कर दो, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम लोग इक्वेशन 1 की बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा अंडर एन वन एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा वन। ठीक है, एंड इट जस्ट इक्वल टू द एच कट टी अंडर एन टू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा टू। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना तो आता होगा ना। अब जैसे मान लो n1 उसके क्वांटिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी या एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट रीजन में है, तो ये भी तो चेंज होंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अब आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना इसको t के रेस्पेक्ट में, तो बारी बारी से आपका n1 भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाओ, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख रहा हूँ आपके सामने, तो ऊपर देखते रहो क्या क्या आ जाएगा। तो आयोटा एच कट तो बाहर आ जाएगा। अब आपको n1 को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब वो अंडूड n1 है, तो अंडूड का क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो 1/2 पावर में से एक कम करो तो -1/2 आ जाएगी, मतलब नीचे आ जाएगा ये अल्टीमेटली। ठीक है, और आपने t के रेस्पेक्ट में किया इसलिए डेल्टा n1 अपॉन डेल्टा टी भी आएगा। एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा वन को रख दो कांस्टेंट। ठीक है, प्लस अब उसके बाद में आप अंडर n1 को रख दो कांस्टेंट, देन एक्सपोनेंशियल का करोगे तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, और आपको थीटा वन के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब इसके अंदर वाला भी तो पूरा होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आयोटा आगे आ जाएगा और थीटा वन के रेस्पेक्ट में किया है, तो ये थीटा वन अपॉन डेल्टा थीटा वन ये हो जाएगा, मतलब टी के रेस्पेक्ट में किया डेल्टा थीटा वन का। तो ये कंप्लीट में क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसमें समझना, इधर वाला काम तो वैसा का वैसा, ये एच कट टी अंडर एन टू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा टू, तो ये तो कोई चेंज नहीं है इसमें तो। ठीक है, अब करना केवल इतना सा है,
कि इसको सोल्व करने के लिए एक काम करते हैं, इसको अंडरूट n1 से मल्टीप्लाई करता है कि ये जो n1 वाला फैक्टर अंडरूट में आ रहा है ना, ये थोड़ा सोल्व जल्दी हो जाए अपन लोगों से। यही सेम काम आपको तब करना है जब आप इक्वेशन नंबर 2 काम में लोगे, सेम काम करना है। बस इतना याद रखना, इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर θ1 था, आप लोग ऊपर देख लो एक बार, फटाफट में दिखा दे रहा आपको, ताकि फिर आप बाद में कंफ्यूज नहीं होगे। इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर θ1 आएगा, इक्वेशन नंबर 2 में वहां पर θ2 आएगा। जहां पर इक्वेशन नंबर 1 में θ2 आएगा, वहां पर इक्वेशन नंबर 2 में θ1 आएगा। और कोई चेंज नहीं है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन 1 को कंप्लीटली सोल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज लिख देंगे, बस θ1 की जगह θ2 कर देंगे, θ2 की जगह θ, बस और कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए आप लोग एक बार इसको सोल्व कर लो इक्वेशन नंबर 1 को, फिर डबल डबल सोल्व नहीं करना पड़ेगा ना आपको फटाफट से। तो यहाँ पे आप चेक करो, अब देखो मल्टीप्लाइंग अंडरवुड n1, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल आयोटा θ1 एक्सपोनेंशियल आयोटा θ1, ये दोनों एक्सपोनेंशियल तो बाहर निकाल लो आप लोग, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, और ये एच कट को तो काट दो, ये तो कोई काम नहीं है, इसको क्यों लेके चलते अपन। तो आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा θ1, एक तो ये कर लो। जब आप अंडरूट n1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है ना, ये तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2 डेल्टा n1 अपॉन डेल्टा टी, और आपने बाहर निकाल लिया। ये अंडरूट n1 है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा तो यहाँ से ले आओ आप लोग, आयोटा मल्टीप्लाई विद n1, और ये कितना बच जाएगा, डेल्टा θ1 अपॉन डेल्टा थीटा, खत्म काम। अब इसके बाद में एच कर तो आपने काट ही दिया, अंडरूट n1 का मल्टीप्लाई करिए तो टी अंडरूट n1 n2 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा θ1। अब दूसरी बात समझना, यहाँ से एक्सपोनेंशियल को उठा के आप लोग एक काम करो, LHS से उसको RHS में ले जाओगे तो अपॉन में आ जाएगा, अपॉन वाली चीज जब ऊपर जाएगी तो माइनस पावर में जाएगी, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा वो समझो आप लोग। पहली स्टेप तो बन जाएगी आपको उसमें आयोटा अपॉन 2 डेल्टा n1 अपॉन डेल्टा टी, और आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाता है तो माइनस n1 डेल्टा θ1 अपॉन डेल्टा टी, इट जस्ट इक्वल टू, अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ तो वही का वही है, अंडरूट n1 अंडरूट n2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख लो, एक्सपोनेंशियल आयोटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, बस हो गया काम, क्योंकि इस तरफ उठ के जाएगा ना वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब आगे जाओ, अब इसके बाद में करना क्या है, इक्वेशन नंबर दो इसको 5, मैंने क्या कहा, अब इक्वेशन नंबर 2 का स्टडी करना है ना आपको। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वही काम करना है सेम, बस n1 की जगह n2, n2 की जगह n1, ठीक है, और उल्टा पुल्टा कर दो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन 2 डेल्टा n2 अपॉन डेल्टा टी, एंड माइनस n1 की जगह n2 कर दो, n2 डेल्टा θ2 अपॉन डेल्टा टी, इट जस्ट इक्वल टू द t अंडर n2 n1, एक ही बात है वो तो, एंड एक्सपोनेंशियल आयोटा θ1 अपॉन θ2, इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब ये हो गया हमारे पास ये वाला काम। अब एक बात समझ लो, ये जो चीज है ना, ये फेज शिफ्ट कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो लेट फेज शिफ्ट, इसको कुछ नया मान लो, लेट फेज शिफ्ट डेल्टा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, मान लो इसको ये डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो इसको हम लोग चेक करते हैं 5 और 6 कैसी बन जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 बिकम्स, अब आगे देखो क्या हो जाएगा। सो इक्वेशन 5 एंड 6 बिकम्स, अब आप इक्वेशन 5 और 6 को चेंज कर दो, कैसे चेंज होगी आपकी देखना।
तो चेंज कैसे होगी वो समझना। पहले 5 नंबर की बात करते हैं हम लोग। तो 5 नंबर में क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन 2 डेल्टा n1 अपॉन डेल्टा t माइनस n1 डेल्टा थीटा 1 अपॉन डेल्टा t, it just equal to the t under root n1 n2 एक्सपोनेंशियल आयोटा, वहां पर थीटा 2 माइनस थीटा 1 था तो उसको डेल्टा लिख दो आराम से। अब इस एक्सपोनेंशियल को हम कोस साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूलर प्रमेय से। सो यूलर थ्योरम ये बात बोलती है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इट जस्ट इक्वल टू द कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जैसे इक्वेशन नंबर 7। अब सिमिलरली वही काम कर लो, इक्वेशन नंबर 6 से आप काम करोगे। सो आयोटा अपॉन 2 डेल्टा n2 अपॉन डेल्टा t माइनस n2 डेल्टा थीटा 2 अपॉन डेल्टा t, इट जस्ट इक्वल टू t अंडर n1 n2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा डेल्टा। बस अब ये माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा, t अंडर n1 n2 और ये हो जाएगा कोस डेल्टा माइनस आयोटा साइन डेल्टा। खत्म काम। इक्वेशन नंबर 8। अब कुछ नहीं करना, अब आपको केवल कंपैरिजन करना है इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का और आपका काम बन जाएगा। जैसे अब मैं ऊपर ऊपर आ जाओ, नीचे आ जाओ, चलो याद रखना जो आयोटा वाला पार्ट होता है ना उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो बिना आयोटा वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं रियल पार्ट। ये आप सब जानते हो। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसमें x प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है, तो जो सिंपल क्वांटिटी होती है ना उसे बोलते हैं रियल क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें आयोटा मल्टीप्लाई में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी क्वांटिटी बोलते हैं। उसके हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोलने वाला हूँ, जस्ट कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको तो ब्रैकेट बंद कर लो, रफ कार्य ये तो आपका रफ है तो आपको समझाने के लिए। सो मेरा मेन मोटो क्या है, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं। सो पहले आप लोग एक काम करो, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है आयोटा वाला पार्ट। तो एक बात बताओ, इस वाले पार्ट में आयोटा यहाँ पर आ रहा है, चेक करो ये रहा आयोटा। तो आयोटा का जो मल्टीपल है आप लोग उसको बाहर ले लो, दैट इज 1/2 एंड डेल्टा n1 अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द आयोटा वाला पार्ट। यहाँ पर आयोटा वाला पार्ट ये वाला पार्ट है साइन थीटा वाला, तो इसको निकाल लो बाहर। तो कितना हो जाएगा, इट जस्ट इक्वल टू टी अंडर n1 n2 साइन डेल्टा। इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब बिना आयोटा वाला पार्ट मतलब जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट कहलाता है, ये रियल पार्ट है। तो अब रियल पार्ट को कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का n1 और ये हो जाएगा डेल्टा थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी, इट जस्ट इक्वल टू, यहाँ बिना आयोटा वाला पार्ट कौन सा है, कोस वाला पार्ट है। तो टी अंडर n1 n2 कोस डेल्टा। इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, दूसरी चीज यही सेम काम आप लोग इक्वेशन नंबर 8 में करोगे, सेम काम। तो आ जाओ यही इक्वेशन नंबर 8 में आ जाओ। तो पहले आयोटा वाला पार्ट कंपेयर करोगे फिर बिना आयोटा वाला पार्ट। तो पहले इक्वेशन नंबर 8 में हम लोग इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इट जस्ट इक्वल टू द 1/2 डेल्टा n2 अपॉन डेल्टा टी, इट जस्ट इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा बिल्कुल, माइनस में ना इधर, ये नेगेटिव में है आपका आयोटा वाला पार्ट। तो टी अंडर n1 n2 साइन डेल्टा, और इमेजरी पार्ट क्या है, माइनस का n2 डेल्टा थीटा 2 अपॉन डेल्टा थीटा टी टी अंडर n1 n2 और ये जाएगा कोस डेल्टा। सो इक्वेशन 11, ये इक्वेशन 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो आपको करना क्या है, करना केवल इतना है, मान लो रीजन फर्स्ट में जो प्रोबेबिलिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं, अगर नंबर डेंसिटी 1 और 2 में बराबर हो जाए, सपोज ये हम लोग कंडीशन लेंगे, वैसे तो आपका ये काम हो गया बट फिर भी एक कंडीशन आप लोग लेके चलो।
और वो कंडीशन ये है बेसिकली, इफ 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 यहाँ पर आपको ये लेना पड़ेगा, इफ अगर मान लो n1 बराबर क्या हो, n2 हो, नंबर डेंसिटी बराबर हो, सो फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 12, अब आप लोग 10 और 12 की बात हो, 10 मतलब ये वाली और 12 मतलब ये वाली, सो फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 12 क्या हो जाएगा, n1 बराबर n2 कर देंगे तो RHS वाला फैक्टर जो है वो तो बराबर है ही सही, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, वो तो सेम है। LHS में अगर n1 इज इक्वल टू L2 कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा थीटा वन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा टू अपॉन डेल्टा टी, ये भी तो हो जाएगा, होगा नहीं होगा। या फिर इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, डेल अपॉन डेल टी, इसको आप लोग लिख सकते हो थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू जीरो, ये भी आप लोग लिख सकते हो। चलो ठीक है, ये आप लोगों ने लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर कंजर्व, एक ही बात है, कांस्टेंट या कंजर्व। और अल्टीमेटली मैं क्या बोल दूंगा, फेज शिफ्ट इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। बस इसका मतलब टनलिंग से पहले जो उसका फेज था वही फेज टनलिंग के बाद है, तो फेज शिफ्ट नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डीसी को बताने के लिए। सो इक्वेशन नंबर 13 आप लोग लिख लो, ये बताएगा कि डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट के अंदर फेज शिफ्ट नहीं होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो एक तो रिजल्ट आप लोगों ने ये निकाल लिया, अब एक और रिजल्ट निकालते हैं हम लोग। वो रिजल्ट क्या है, अभी ऊपर आ जाओ एक बार आप लोग, ऊपर आप देखो इक्वेशन नंबर 10 और 12 का तो आप लोगों ने स्टडी कर लिया, अब एक बार इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 11 को भी तो लेके देखो एक बार क्या होता है। सो यही चीज लेके देखते हैं वापस से दोबारा से इक्वेशन नंबर 9 और 12 के अंदर। सो इफ n1 is equal to n2, then from equation 9 and 11, then from equation 9 and 11, इसमें देख लेते हैं, आ जाओ ऊपर देखो क्या क्या है 9 11 में। तो अगर मान लो 9 11 की बात की जाए, 9 11 तो एक वो हो गया ना, हमला हुआ था 9 11 को तो, अटैक तो 9 11 में क्या हो गया देखो इधर, कि ये वाला फैक्टर तो बराबर है, ये वाला फैक्टर तो सेम है, ठीक है, बस अंतर आ रहा है नेगेटिव का। तो आप लोग खुद देख लो, नेगेटिव का अंतर आ रहा है, दैट मीन्स डेल्टा n1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा n2 अपॉन डेल्टा टी, बस ये माइनस का अंतर आ रहा है और कोई अंतर नहीं है। तो बाकी दोनों सेम है ना, तो यहाँ आ जाओ, तो एक चीज लिख दो, डेल्टा n1 अपॉन डेल्टा टी इट जस्ट इक्वल टू माइनस डेल्टा n2 अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसको आप लोग बोल दो कि डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2 अपॉन डेल्टा टी इट जस्ट इक्वल टू द कांस्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी जीरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी नंबर लॉस नहीं होता, टोटल नंबर कांस्टेंट रहता है। मतलब मान लो अगर यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 में से 5 टनल करके इधर चले गए तो 10 इधर रह गए और 5 उधर हो गए, तो कुल मिला के 15 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ना, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी दोनों की कंजर्व रहेगी मिला के, भले ही वो एक रीजन से दूसरे रीजन में टनल करके जा रहे हैं, बट दोनों के मिला के वो नंबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे बोलेंगे कंजर्वेशन। कहने का मतलब ये है कि उन नंबर्स में कहीं भी लॉस नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है, तो लॉस आपका कहीं भी आपको शो नहीं होगा, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 14। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 14। नंबर कहीं भी कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगा या फिर कहीं भी लॉस नहीं होगा नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स के, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, उनका फेज चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द टनलिंग, जब भी वो टनल करेंगे ना एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो जिस फेज में वो फर्स्ट रीजन में है उसी फेज में वो सेकंड रीजन में रहेंगे, उसी को बोलते हैं डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने बोली है ना, इसको मैं लिखवाता हूँ, आप लोगों को एक बार लिख लो। इक्वेशन 13 and 14 shows the equation 13 and 14
shows the phase difference between phase difference between two superconductor is constant, is constant, and the supercurrent and the supercurrent is due to DC voltage, supercurrent due to DC voltage, due to DC voltage is also constant, is also constant. Consider supercurrent in DC effect. Consider supercurrent in a DC Josephson effect, in a DC Josephson effect is due to single electron, is due to सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। तो ये इस तरह का फिनोमेना आपको शो होगा डीसी के अंदर। मैं आपको डायग्राम दिखा के शो कर दे रहा। ये मान लो करंट कर्व है, ये मान लो पोटेंशियल कर्व है, ये इधर तक तो कांस्टेंट रहेगी एक वैल्यू तक, बट एक वैल्यू के बाद में वो बढ़ना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर भी एक किसी वैल्यू पर कांस्टेंट रहेगी और फिर यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो ये इस तरह का फिनोमेना शो होगा करंट का। वोल्टेज अगर जीरो है तब भी करंट कुछ ना कुछ कांस्टेंट रह सकती है, और वोल्टेज बढ़ाओगे तब भी करंट थोड़ी देर तक तो कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि यहाँ तक सिंगल इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, फिर उसके बाद में कूपर पेयर काम करना स्टार्ट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है। और इसमें जो आपका करंट डेंसिटी है ना, वो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? करंट डेंसिटी इज जस्ट इक्वल टू जे नोड साइन डेल्टा। दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और जहाँ पे डेल्टा जो है ना वो कांस्टेंट फेज शिफ्ट है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? θ2 माइनस θ1। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द करंट डेंसिटी। उसमें फेज शिफ्ट चेंज नहीं होगा, फेज शिफ्ट उसका वही का वही रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड द डीसी जोसेफसन इफेक्ट। इतना आपको लिखना है, ये आपके 10 to 15 मार्क्स में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल एसी जोसेफसन इफेक्ट, कि भैया उसमें फेज शिफ्ट क्या होता है, एक्सटर्नल वोल्टेज क्या लगानी पड़ती है, एक्सटर्नल फील्ड क्या लगाना पड़ता है। तो वो सब बातें कल